फैन बंद कर दो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा मेथड लिविंग के अंदर जो एनर्जी फ्लो का मेथड है, फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन। व्हाट है फास्फोराइलेशन? फास्फेट ग्रुप को जोड़ने की प्रोसेस। डीफास्फोराइलेशन, डी मतलब हटाना, रिमूव करना, फास्फेट ग्रुप को रिमूव करने की प्रोसेस। अब आपको पता है जब फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो पीएच बॉन्ड बनेगा, और पीएच बॉन्ड बनेगा तो इसी पीएच बॉन्ड के केमिकल बॉन्ड में एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, हाइड्रोजन लेकर आएगा कहीं ना कहीं से लेके आएगा। कहां से लेके आएगा? तीन सोर्स है, भी बताएंगे। और जब यही पीएच बॉन्ड टूट जाएगी तो जो उसमें एनर्जी कंजर्व हुई थी वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यही है फास्फोराइलेशन, यही है डीफास्फोराइलेशन। और जो फास्फेट ग्रुप जोड़ी जाती है, आए कहीं से भी जोड़ी जाती है, वो किसी पर्टिकुलर को जोड़ी जाएगी, और जिसको जोड़ी जाएगी वो एडीपी होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यदि यदि एडीपी में इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी कि फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर हो जाता है एडीपी का फास्फोराइलेशन, हो जाता है फास्फोराइलेशन और बन जाता है एटीपी। इस दौरान किसका हुआ फास्फोराइलेशन? एडीपी का। इनऑर्गेनिक फास्फेट कहां से आया? या तो प्रोटोप्लाज्म से आएगा या तो किसी सबस्ट्रेट से आएगा, वो खुद दे देगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है, इस दौरान मैंने अभी अभी कहा कि एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी पीएच बॉन्ड में कंजर्व होगी। फास्फोराइलेशन के दौरान एनर्जी कंजर्व, जैसे रिडक्शन के दौरान एनर्जी कंजर्व होती थी। सवाल ये है कि वो एनर्जी आई कहां से जो एनर्जी कंजर्व होगी? वो एनर्जी आई कहां से जिस एनर्जी से इनऑर्गेनिक फास्फेट एडीपी में जुड़ के पीएच बॉन्ड बना ले? तो वो एनर्जी तीन अलग अलग सोर्स से आ सकता है। हो सकता है वो एनर्जी भगवान के घर से चली और फाइनली मूव करके इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी को मिल गया पीएच बॉन्ड बनाने के लिए। हो सकता है वो सनलाइट से आया, या ये हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान एनर्जी जो रिलीज हुई थी, याद कीजिए, उस रिलीज एनर्जी को यूटिलाइज करके, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन के दौरान, वही एनर्जी कंजर्व हो गई पीएच बॉन्ड में। मैंने सिखाया था अभी कि वो पीएच बॉन्ड में भी कंजर्व हो सकता है, सीएच बॉन्ड में भी। सीएच बॉन्ड में होगा तो किसी दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा, और अगर वो एनर्जी चला गया पीएच बॉन्ड बनाने के लिए तो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का फास्फोराइलेशन हो जाएगा, गुलाबी कलर से दिख रहा है। और वो एनर्जी हो सकता है कि कोई खुद सबस्ट्रेट खुद अपना कोई पर्टिकुलर बॉन्ड तोड़कर, और वो सबस्ट्रेट अपना ही पीएच बॉन्ड तोड़कर, मतलब उसके पास पहले ऑलरेडी पीएच बॉन्ड था, फास्फेट ग्रुप था, वो अपना पीएच बॉन्ड तोड़कर एनर्जी जो रिलीज हुआ, वही एनर्जी अगले पीएच बॉन्ड, इसका एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ पीएच बॉन्ड बनाकर एटीपी बना दिया। अब जब एटीपी आया है तो बच्चों में एटीपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। एक एटीपी मॉलिक्यूल के पास तीन पीएच बॉन्ड होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ट्राइफास्फेट तो तीन फास्फेट ग्रुप एडिनोसिन के साथ जुड़ा है, तो एक एटीपी के पास तीन पीएच बॉन्ड होता है। मैं बता दूं स्टूडेंट, इस तीन में से दो पीएच बॉन्ड जो होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड कहलाते हैं, जिसके टूटने से मच अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जिससे आप कोई पर्टिकुलर वर्क डन कर सकते हो। और उसमें एक पीएच बॉन्ड जो होता है वो नॉर्मल एनर्जी बॉन्ड होता है, नॉर्मल एनर्जी बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ के आपको इतना एनर्जी नहीं मिल जाएगा कि आप उससे वर्क कर लो। यही कारण है कि जब एटीपी को तोड़ा जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक फास्फेट निकाल के एनर्जी का काम लिया जाता है और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट कर देंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में दो फॉस्फेट ग्रुप निकाल देंगे। हाई एनर्जी बॉन्ड टूटते हैं जब एटीपी से आपको एनर्जी निकालना होता है, और एटीपी से एनर्जी निकालने के लिए फिर तो आप वही करोगे ना कि एटीपी को तोड़ दोगे, यानी कि एटीपी का हो जाएगा डी फॉस्फो डी फॉस्फोराइलेशन, और इस दौरान एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इस दौरान एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और ये एनर्जी आप किसी वाइटल प्रोसेसेस में यूज कर लोगे। इस तरीके से फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन होता है। एनर्जी जो आती है फास्फोराइलेशन के दौरान
वो सनलाइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या किसी सबस्ट्रेट से आ सकती है। और जो डीफॉस्फोराइलेशन में एनर्जी रिलीज होती है, आप किसी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक वर्क को किसी भी काम में लाने के लिए आपने उसको तोड़ा है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में, आपको फिजिकल वर्क करना है, एक्सरसाइज करना है, कई सारे प्रोसेसेस में आपके ये, जैसे आपको गेमीट्स को मूव कराना है, एनर्जी चाहिए, एटीपी तोड़ के एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो रिलीज होगी उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर सॉरी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, पर्टिकुलर एटम्स के अंदर। जिस भी एटम के अंदर एक्टिविटी कराना है, वो फिर मूव करने लगेगा, कोई ना कोई वर्क हो जाएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन कराना है, किसी को अरेंज कराना है, वहां एंजाइम को एक्टिव करना है, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी को उसके एटम्स के लेवल पर बढ़ा दिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे काम हो गया। एटीपी से एनर्जी निकल के होता ही है, ये कुल मिला के फिजिकल वर्क होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो या फिर फिजिकल लेवल पर हो। जो आप दौड़ भाग रहे हो ये फिजिकल लेवल पर है, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको दिख नहीं रहा, सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल लेवल पे वर्क चल रहे हैं, जिसमें एटीपी एनर्जी करेंसी के तौर पे काम आ रहा है। मैं बता दूं बच्चों, एटीपी का कभी स्टोरेज नहीं होता, हाई एनर्जी बॉन्ड है, इतना एनर्जी उसमें है कि वो ऑलरेडी टूट जाएगा। एटीपी का स्टोरेज कभी नहीं होता है। जब आपको एटीपी की जरूरत पड़ेगी ना, आप फास्फोराइलेशन करा के बना लोगे। और ये फास्फोराइलेशन, चूंकि फास्फोराइलेशन के दौरान एनर्जी कहां से आई, इसका 3 सोर्स है, इसीलिए फास्फोराइलेशन 3 टाइप का होता है। आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, हम अब जा रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, ईटीएस पर हम आ रहे हैं कल। अब देखिए हम फास्फोराइलेशन पे आ गए, मतलब आप समझ चुके हैं कि हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पे आ चुके हैं ईटीएस पर। और याद कीजिए हम फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोराइलेशन छोड़ दिए थे, बोले थे हम सेल रेस्पॉन्सन में एक साथ पढ़ाएंगे दोनों एटीपी का सिंथेसिस। और आज अब हमको बता रहे हैं कि फास्फोराइलेशन 3 प्रकार का होता है। एक का आप नाम बोलेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन, ध्यान से सुनते चलिए, कंपैरिजन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये पीएमटी का पॉपुलर क्वेश्चन है। फोटो फॉस्फोराइलेशन, दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब इन तीनों के बीच में हमें कंपैरिजन याद रखना है, और इजी है याद रखना। पीएमटी में खूब 1 सेकेंड यार, क्या हो गया, पीएमटी में खूब सारे क्वेश्चन आते रहते हैं इस कंपैरिजन से, कि कौन कहाँ होता है, क्या कैसे। चलिए आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट हम सभी में डिस्कस करेंगे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन होता कहाँ है, मतलब साइट डिस्कस करेंगे हम सभी का पहले, कि होता कहाँ है। अच्छा, एक मिनट, साइट से पहले तो हम वो डिस्कस कर लेना एनर्जी सोर्स, कि किस बेसिस पे आपने इसको 3 अलग-अलग फास्फोराइलेशन डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एनर्जी सोर्स, फिर हम डिस्कस कर लेंगे साइट, कि होता कहाँ है, फिर हम ये डिस्कस कर लेंगे कि ये 3 अलग-अलग फास्फोराइलेशन किस प्रोसेसेस के दौरान होता है, मतलब किस कंडीशन में, किस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान एटीपी बनाने के लिए पर्टिकुलर फास्फोराइलेशन कराते हैं। इन 3 पॉइंट को डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कुछ कंपैरिजन करेंगे जो सिमिलरिटी है। अभी पहले डिफरेंसेस सभी के देख लेते हैं। आइए क्या करते हैं, आपको पता चल रहा होगा वर्ड से, फोटो फॉस्फोराइलेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट, नाम से पता चल रहा होगा, मतलब फास्फोराइलेशन में एनर्जी का सोर्स सनलाइट, पहला वाला देख लीजिए, पहला वाला। अगला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अरे ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, तो वही एनर्जी कौन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, और वहां पर फाइनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर O2 होगा। उसकी प्रेजेंस में जिस जिस जगह पर ऑक्सीडेशन हुआ, वहां से जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी एनएडी में कंजर्व हो गई या एफएडी में कंजर्व हो गई, और वो एनएडी एफएडी जाके अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइनली O2 को दे रहा है। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी एनएडी एफएडी H2 से, वो एनर्जी काम आ जाएगी एटीपी बनाने में, फास्फोराइलेशन में। यही हम पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे क्योंकि ये हम छोड़ दिए थे फोटोसिंथेसिस में, बोले थे हम एक साथ पढ़ेंगे, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे। तीसरा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में सबस्ट्रेट जो है ना, कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट खुद इनऑर्गेनिक फास्फेट भी दे देता है और खुद एनर्जी भी दे देता है अपना पीएच बॉन्ड तोड़वा कर।
तो उसमें एनर्जी का सोर्स खुद सबस्ट्रेट है। आपने देखा है ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह, आपने देखा है क्रेब साइकिल में 1 जगह। तो ये तो क्या हो गया कि कहां से एनर्जी आएगी, किस फॉस्फोराइलेशन में। दूसरा पॉइंट हमको डिस्कस करना है साइट, और हम सभी में साइट डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों का अलग अलग साइट होगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट साइट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको पता चल रहा है सनलाइट को यूटिलाइज होके होगा। जाहिर सी बात है, ये किस प्रोसेस के दौरान होगा, फोटोसिंथेसिस। आइए पहले हम प्रोसेस ही लिख देते हैं। नाम से पता चल रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जरूर ये फोटोसिंथेसिस के दौरान होगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको नाम से पता चल रहा है किस प्रोसेस के दौरान होगा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान होगा, मतलब रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान होगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही होता है। ओके, अब सवाल ये है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के किस प्रोसेस के दौरान हो रहा होता है। तो देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान अगर आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, ये ईटीएस के दौरान हो रहा होता है, ईटीएस के दौरान हो रहा होता है। और नोट्स में मिस्टेक हो गया है बच्चे से लिखने में, वो यहाँ पे क्रेब साइकिल लिख दी है, गलती से लिख दी है। तो यहाँ पे ईटीएस लिख लीजिएगा नोट्स में, आप अपना जैसे भी एडिट करते हैं बाद में जब आप जीरोक्स निकालेंगे। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी होता है और क्रेब साइकिल के दौरान भी होता है। तो प्रोसेस तो क्लियर हो गया, प्रोसेस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं साइट कहाँ होता है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में ग्रुप ऑफ पिगमेंट एक बैग के अंदर घिर जाते हैं और इस बैग का नाम होता है क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर के अंदर ही होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, कहां, प्रोकैरियोट। लेकिन यूकैरियोट में अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, हम आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर वैसे तो थोड़ा बहुत हम फोटोसिंथेसिस में बताएं, बाकी सेल में बताएंगे। ये क्लोरोप्लास्ट भी 2 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर अंदर में कई सारे इनर मेम्ब्रेन से ही टूट टूट के बने हुए इस तरीके के सिक्के जैसे ढेर होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। और इस ग्रेना की जो मेम्ब्रेन है, मतलब ये एक सिक्का को बोलते हैं थैलेकॉइड, सुनिएगा, एक सिक्का को बोलते हैं थैलेकॉइड, और इसे कई सारे सिक्का मिलकर बनाते हैं ग्रेना। और फिर कई सारे मतलब ग्रेना मतलब ग्रेनम, और फिर कई सारे ग्रेनम मिलके ग्रेना। ये सब बात आपको हम उसमें बताएंगे, सेल में जब स्ट्रक्चर बताएंगे। आप तो बस इतना याद रखिए, ये इनर मेम्ब्रेन की वजह से टूट टूट के कोई सिक्के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं थैलेकॉइड। और जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, उसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर चलता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। कैसे, हम पढ़ेंगे कल से। तो इसकी साइट आप क्या बताएंगे, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बस। अब आ जाइए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन बार बार बोल रहे हैं कि ईटीएस के दौरान चलता है, ईटीएस के दौरान चलता है, और ईटीएस प्रोकैरियोट में भी चलता है, यूकैरियोट में भी चलता है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो वहां क्या होता है, याद कीजिए, आपको बताया कि ये सेल है, तो सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग शो करती है, जिसको बोलते हैं मीजोसोम। तो मीजोसोम जो मेम्ब्रेन है, ये दिस वन, इसी पे इलेक्ट्रॉन कैरियर अरेंज हो जाते हैं, और इसी के दौरान यहाँ पर इसका ईटीएस चल रहा होता है, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चल रहा होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चल रहा होता है। तो इसका क्लियर हो गया। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म ही है, तो साइटोप्लाज्म में ही चलेगा। यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में भी चल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी चल जाता है। नोट्स में बच्ची सिर्फ क्या लिख दी है, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स में भी। बाकी आपको हकीकत पता है कि क्रेब साइकिल के दौरान तो मैट्रिक्स में चलेगा ना, तो ये बात भी आप चाहे तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका क्रोमेटोफोर। किसमें, इस वाले में एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं मैं। अगर साइट पूछे तो प्रोकैरियोट में क्या बताएंगे, क्रोमेटोफोर। यूकैरियोट में क्या बताएंगे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पूछे प्रोकैरियोट में कहां होता है, तो मीजोसोम। और अगर यूकैरियोट में पूछे तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पूछे प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों में साइटोप्लाज्म, लेकिन यूकेरियोट में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। किस प्रोसेस के दौरान होता है ये तो मैंने बता ही दिया। सवाल है किस सेल के अंदर होता है, तो देखिए फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर होता है, ओनली फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने कहा है सेल रेस्पिरेशन दुनिया का हर सेल करता है, लेकिन ईटीएस की बात आई है तो ईटीएस सेल रेस्पिरेशन जब हर सेल कर रहा है तो हर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, सेल रेस्पिरेशन जब सब कर रहा है तो अपना ईटीएस भी सब चला रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये फोटोसिंथेटिक सेल भी करेंगे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक सेल भी करेंगे, ताकि फोटोसिंथेटिक सेल 24 घंटे सेल रेस्पिरेशन, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल 24 घंटे सेल रेस्पिरेशन, तो ईटीएस दोनों ही चलाएंगे, मतलब फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों ही करेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी दोनों ही करेंगे, फोटोसिंथेटिक सेल भी और नॉन फोटोसिंथेटिक सेल भी करेंगे, क्योंकि सभी को सेल रेस्पिरेशन करना है, क्रेब साइकिल तो सभी को ही करना है, एरोबिक वाले में क्रेब साइकिल सभी को करना है, ग्लाइकोलाइसिस तो सबको ही करना है। अब आप बोलेंगे सर ये ईटीएस में O2 यूज होता है, क्यों? प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे एरोबिक नहीं है क्या? प्रोकैरियोट में बहुत सारे एरोबिक नहीं है क्या? वहां होगा, हाँ एनारोबिक वाले में नहीं होगा, लेकिन मैं तो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक सेल में आप बताइए, तो प्रोकैरियोट्स के पास भी फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं यार, नॉन फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक हो या नॉन फोटोसिंथेटिक सेल हो सभी में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलेगा। बोलिए ये कंपैरिजन समझ में आ गया है, यस और नो? हर्ष? यस सर आ गया। स्वाति आ गया ना? हाँ आ गया। अब हम देखते हैं, हेडिंग लगाते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन phosphorylation and oxidative phosphorylation, इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी मैं बता दूं बच्चों, इन दोनों के बीच में 3 सिमिलरिटी है, और आज के बाद जब भी मैं बोलूंगा फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो आपके दिमाग में ये 3 सिमिलरिटी हमेशा आना चाहिए। वो 3 सिमिलरिटी क्या क्या है मैं बता देता हूँ, वो 3 सिमिलरिटी क्या क्या है। वो 3 सिमिलरिटी में पहला सिमिलरिटी ये है, दोनों को ईटीएस चाहिए। ईटीएस क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, ईटीएस क्या होता है, दोनों को ईटीएस चाहिए, ईटीएस दोनों को ही चाहिए। तो ईटीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीक्वेंशियल अरेंजमेंट इज ईटीएस, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर एकदम सीक्वेंस में अरेंज हो अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के एबिलिटी पर, मतलब कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है कितना दे सकता है, तो वही जो पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर को उसको ईटीएस कहते हैं, और वो ईटीएस किसी किसी मेम्ब्रेन पर लगा होता है, तो ईटीएस दोनों को ही चाहिए, ये सिमिलरिटी है। हाँ वो अलग बात है कि इसके अंदर जो ईटीएस प्रोकैरियोट्स के अंदर होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो ईटीएस क्रोमेटोफोर पे होगा, और इसके अंदर जो ईटीएस चाहिए यूकैरियोट्स के अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए वो थालेक्वाइड मेम्ब्रेन पर होगा। लेकिन ईटीएस दोनों को चाहिए, लाल कलर वाली में सिमिलरिटी दिखा रहा हूं, ईटीएस दोनों को चाहिए, सिमिलरिटी है, जैसे इसको भी ईटीएस चाहिए, तो इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए प्रोकैरियोट में, मैंने उल्टा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोकैरियोट में चाहिए कहां, तो इसमें होगा आपको मीजोसोम में, मीजोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसमें ईटीएस होगा, इसमें इसको भी ईटीएस चाहिए, ईटीएस इसको भी चाहिए, तो इसमें ईटीएस कहां से आएगा, तो यूकैरियोट के जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें चाहिए जो ईटीएस लगे हुए हैं उस पर, तो ईटीएस दोनों को ही चाहिए, ये सिमिलरिटी है। वो अलग बात है कि दोनों का ईटीएस अलग अलग जगह है, अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन कैरियर अरेंज है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर है, लेकिन ईटीएस तो ईटीएस है, ईटीएस तो दोनों को चाहिए, ये सिमिलरिटी है पहला। दूसरा क्या था कि इन दोनों को एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, उसी को एटीपेज भी कहते हैं, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज दोनों को चाहिए। अब देखिए एटीपी सिंथेज जो होता है वो एटीपी सिंथेज कहां पाया जाता है, अगर आप फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी सिंथेज की बात करेंगे और अगर आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स के अंदर एटीपी सिंथेज क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, सॉरी थालेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ये थालेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन है उसी थालेक्वाइड मेम्ब्रेन, मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, ओके, ये इन्हें मेम्ब्रेन है, अब ये थालेक्वाइड है मान लीजिए,
तो थालेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे इस प्रकार का एक मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लगा होता है, इस प्रकार से। इसमें इसको कहते हैं F0 और इसको कहते हैं F1। क्यों कहते हैं आपको बताएंगे, साइंटिस्ट के नाम पर है। क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर F0 F1 पार्टिकल है, इसलिए इसको बोलते हैं CF0 CF1 पार्टिकल। और इसी के माथे पर यहाँ एटीपी सिंथेज होता है F1 वाले हेड पर। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि यूकेरियोट्स के अंदर एटीपी सिंथेज कहाँ लोकेटेड है, तो CF0 F1 पार्टिकल पर लोकेटेड है। CF0 F1 पार्टिकल कहाँ है, थालेकॉइड मेम्ब्रेन पर ही है। एटीपी सिंथेज सही है। अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट के अंदर भी एटीपी सिंथेज है, कहाँ है, क्रोमेटोफोर पर है। क्रोमेटोफोर पर है, तभी एटीपी बनेगा। इसको भी एटीपी सिंथेज सही है। तो इसको एटीपी सिंथेज सही है, वो कहाँ है, इसका तो साइट अलग है। तो इसको जो एटीपी सिंथेज सही है, अगर हम प्रोकैरियोट यूकेरियोट की अलग अलग बात करेंगे, प्रोकैरियोट की अलग अलग बात करेंगे, तो प्रोकैरियोट में जो मीजोसोम है वहीं पर है, मीजोसोम पर एटीपी सिंथेज लोकेटेड है। अगर हम यूकेरियोट में बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर भी F0 F1 पार्टिकल है, उस पर लोकेटेड है। कहाँ पी लिखे तो है, कहाँ पी नहीं लिखे, अच्छा यहाँ ठीक लिख देता है, पी लिख दीजिए प्रोकैरियोट। तो ये मीजोसोम के अंदर है, ठीक है। मीजोसोम के अंदर, मीजोसोम पर है एटीपी सिंथेज, और यूकेरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर F0 F1 पार्टिकल है, जिस पर क्या है आपका एटीपी सिंथेज। कहने का मतलब है कि भले ही ग्रीन कलर में आपको डिफरेंस दिख रहा हो, लेकिन रेड कलर में तो सिमिलरिटी है, रेड कलर में तो सिमिलरिटी है, दोनों को ही एटीपी सिंथेज चाहिए। नेक्स्ट, दोनों ही प्रोसेस से एटीपी बनाने के लिए कीमियो ऑस्मोसिस जरूरी है। दोनों को ही एटीपी बनाने के लिए कीमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस जरूरी है। क्या होता है, कल हम पढ़ेंगे केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, तो आपको बताएंगे केमियो ऑस्मोसिस क्या होता है। दोनों ही प्रोसेस से एटीपी बनाने के लिए केमियो ऑस्मोसिस जरूरी है। तो ये है फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जरूरी चीज जो सिमिलरिटी है, और ये वो जरूरी चीज है जो डिफरेंसेस हैं। किस चीज के लिए जरूरी है, कल जो हम पढ़ेंगे ईटीएस में ये धांसू कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को कोई पढ़ाते नहीं है, क्योंकि उसमें तो जान रही आप सबस्ट्रेट टूट जाएगा, अपना पीएच बॉन्ड निकाल देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल देगा, बन जाएगा एनएचसी जो बनना है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट हमें रह गया आज के लिए बताने के लिए। कल आते ही आधे घंटे तक तो पहले हम क्या करेंगे, वो पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। सुनिए कल का हमारा क्या है प्लानिंग, वो सुन लीजिए आप। कल का पहले मेरा प्लानिंग सुन लीजिए। कल की तारीख है, कल है 8। हाँ, तो कल है 8 मई, है ना। सुनिए मेरा प्लानिंग, कल आते ही पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स में अभी और रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग बेसिक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल हम सटल सिस्टम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने में हमें बस मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा से भी कम, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग 1 घंटे में हम मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, मॉड्यूल डिस्कस। तो जो भी आपको क्वेश्चंस बनाने मिले हैं, स्वाति अगर बनाना चाहो तुम भी होमवर्क मॉड्यूल से, तो लगभग ये लोग को 80 से 90 क्वेश्चन मिला है, सारे न्यूमेरिकल टाइप के ही हैं। अगर बनाना चाहो तो हम मॉड्यूल फॉरवर्ड कर देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर बनाना चाहो तो कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी, तो हम भेज देंगे, ठीक है। तो ये मॉड्यूल डिस्कशन कल हम करेंगे 1 घंटे में। जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे बन जाने चाहिए जो होमवर्क दिए हैं। क्रेब साइकिल के पहले तक का होमवर्क आपको, मतलब क्रेब साइकिल तक का होमवर्क मिल चुका है। ये कल खत्म कर लेंगे हम, ये सारा काम कल खत्म कर लेंगे, तब 9 मई को स्टार्ट करेंगे हम ईटीएस। और यकीन मानिए ईटीएस आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, मतलब आपको रखना नहीं पड़ेगा एटीपी बनता कैसे, और कितना सारे हिसाब किताब हम आपको करके देंगे, हम देंगे करके आपको कि कौन इलेक्ट्रॉन किधर, कौन प्रोटॉन किधर, कितना गया, कि कितना एटीपी बना, कुछ नहीं रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ईटीएस खत्म हो जाएगा जब हमारा, तो फिर हम चलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, और तब लास्ट में हम देखेंगे क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तब जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो ये होमवर्क का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होमवर्क क्या दिया मैंने, ये मॉड्यूल डिस्कशन, ये कल हो जाना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं यूट्यूब पे, वो भी सुन लीजिए, उनको ये मॉड्यूल डिस्कशन कल करने हैं। जो भी क्लास टाइमिंग होगा, आपको उस क्लास टाइमिंग में आना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कल आना है मॉड्यूल डिस्कशन में, और कल मॉड्यूल डिस्कस हो जाएगा। बाद में आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में आगे बढ़ जाने के बाद आपको पीछे का डाउट मैं कितना बताऊंगा, आगे का बताऊंगा कि पीछे का बताऊंगा। तो फिर या तो पीछे का बताऊंगा या तो आगे का बताऊंगा। आप होमवर्क साथ साथ करो ना। हम सेल एक्सप्रेशन पढ़ा रहे हैं, आप चल जाएंगे कल वहां सेल में, तो आप अभी तक फोटोसिंथेसिस का होमवर्क नहीं बनाए हो। तो ऐसे थोड़ी होता है यार, आप होमवर्क साथ साथ बनाया करो ना। तो ये हमारा कल का टारगेट है। कल कुल मिला के हम पढ़ने के नाम पे ये पढ़ेंगे। लेकिन ये सब तब आप देखिए, ये सब कुछ हम तैयार कर रहे हैं किसके लिए पता है? इस 9 मई को मजा आया आपको ईटीएस में, इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। जो आज मैंने पूरा पढ़ाया और कल भी जो पूरा पढ़ाऊंगा, वो सब आपको ईटीएस में काम आएगा, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं सब चीज, ठीक है। तो चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? हर्ष, चल एटीपी सिंथेस एक बार वापस समझाइए, उसका काम क्या है एटीपी सिंथेस का? एटीपी सिंथेस का काम क्या है? काम तो आपको कल समझ में आ जाएगा, क्योंकि एटीपी सिंथेस से ही एटीपी बनेगा। लेकिन लोकेटेड कहाँ है ये समझ में आ गया? यस सर। लोकेटेड कहाँ है ये नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा स्वाति, आपको समझ में आ गया तो आप जा सकते हैं। लोकेटेड कहाँ है ये समझ में आ गया। अच्छा लोकेटेड कहाँ समझ में आ गया ना, वर्क तो कल पढ़ेंगे ना। केमियोस्मोसिस देख रहे हैं, ये हेडिंग, ये केमियोस्मोसिस देख रहे हैं, एटीपी सिंथेस के माध्यम से ही होगा। यस सर। एटीपी सिंथेस के माध्यम से ही होगा। और उसमें क्या होगा ना, एटीपी सिंथेस का सिंपल में एक काम बताते हैं। प्रोटॉन का मूवमेंट कराता अगेंस्ट द ग्रेडियंट, एनर्जी का यूज करके एटीपी को तोड़ता है, एनर्जी मिलता है। तो पहले खर्चा लगता है, तब एटीपी बनता भी है, ठीक है। अभी शॉर्ट में बताए, बाकी कल पढ़ना ही पूरा डिटेल में यही है क्या, कि एटीपी सिंथेस से कैसे बनेगा एटीपी। लोकेटेड कहाँ, बस अभी हम इतना बताएं, वर्क नहीं बताएं। वर्क तो कल पढ़ेंगे पूरा ईटीएस में, ठीक है। सभी को क्लियर? यस सर। चलो तो ठीक है, कल होमवर्क कर लेना, और कल होमवर्क डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे परसों ईटीएस। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।